ये है सैमसंग फोल्ड 8 और इंडिया में इसके लिए लोग पागल हो रखे हैं। इस बार के फोल्ड 8 सीरीज की लॉन्च के 72 घंटे के अंदर ही 2,31,000 प्री बुकिंग हो गई थी। पिछले साल फोल्ड 8 को इसी नंबर पे पहुंचने में 15 दिन लगे थे और इसका मेन रीजन है ये नया वाला फोल्ड 8। एप्पल भी अपना पहला फोल्डिंग आईफोन इसी एस्पेक्ट रेशियो पर ला रहा है, विच मीन्स दिस इज द न्यू फॉर्म फैक्टर ऑफ फ्यूचर फोल्डिंग फोन्स। और देखा जाए तो ये चीज सेंस भी बनाती है क्योंकि लोग बोर हो चुके हैं इन बड़े बड़े फोन से, और इसकी तो शक्ति ही यही है, जब आप एक हाथ से यूज करना चाहो तो ऐसे यूज कर लो और दो से यूज करना चाहो तो इसे खोल लो। तो एज माई प्राइमरी फोल्डिंग फोन इसने मुझे कई मामलों में बहुत ज्यादा इंप्रेस करा है, बट स्टिल 2 हफ्तों में ही मुझे समझ आ गया कि मैं जितना इस फोन को अपने पास रखूंगा उतना इसकी वैल्यू खत्म होती जाएगी और ये फोन मेरे लिए नहीं है, इसीलिए मुझे इसे बेचना पड़ेगा। और मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इसे मत ही खरीदना, क्योंकि इसमें कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं जो आपको इस वीडियो में पता चल जाएंगी। देखो, बॉक्स के अंदर सिर्फ एक फोन और केबल मिलेगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और अब तो सैमसंग ने अपने फोल्ड से ये स्टिकर भी हटा दिया है। सैमसंग ये मेरा पहला फोल्डिंग फोन है, मुझे तो एटलीस्ट बताओ क्या करना है और क्या नहीं। खैर, इन्होंने तो नहीं बताया, मैं आपको बता देता हूँ। इस इनर डिस्प्ले के ऊपर एक प्रोटेक्टर लगा हुआ है जो आपको नहीं उतारना। अंदर वाली डिस्प्ले पर फिंगरनेल या फिर कोई शार्प ऑब्जेक्ट यूज नहीं करना है। फोन अभी भी डस्ट रेजिस्टेंट नहीं है, सो स्मॉल पार्टिकल्स कैन डैमेज योर फोन, जिसके बारे में मैं लास्ट में भी बात करूंगा। और खुद से होशियारी दिखाते हुए इस इनर डिस्प्ले पर अपने आप भी कोई प्रोटेक्टर नहीं लगाना। चलो, अब इसे यूज करते हुए मुझे 3 हफ्ते हो गए हैं, तो टेक्निकली अभी भी मेरा इसके साथ एक हनीमून फेज ही चल रहा है, बट स्टिल मुझे इसका फॉर्म फैक्टर अभी समझ नहीं आया है। ना तो ये पूरा फोन बन रहा है ना पूरा टैबलेट। और मैंने सोचा था कि इसे लेने के बाद मुझे बहुत ज्यादा अटेंशन मिलेगा, जो कि भर भर के मिलता भी है। मैं कहीं पेमेंट कर रहा होता हूँ तो लोग देखते हैं कि कौन सा फोन है, बड़ा क्यूट लग रहा होता है उन्हें। लेकिन मेरे जानने में अभी तक जितने भी लोगों ने इसे पर्सनली यूज करके देखा है, किसी ने भी इसकी तारीफ तो नहीं करी है, स्पेशली लड़कियां, क्योंकि इंटरनेट पे लड़कियों को ये फोन बड़ा क्यूट लग रहा है। मैक्सिमम लोगों का यही कहना है कि थोड़ा ज्यादा ही चौड़ा है। अब इस चौड़े होने का फायदा ये है कि जब से मैं इसे अपने प्राइमरी फोन की तरह यूज कर रहा हूँ, मेरी डूम स्क्रोलिंग बहुत कम हो गई है, क्योंकि ऐसे उंगलियां घिसने में मजा आता नहीं है और ऐसे बहुत देर तक घिसी जाती नहीं है। और यही इसकी प्रॉब्लम भी है, अभी हनीमून फेज भी खत्म नहीं हुआ है और ये फोन मुझे बिल्कुल भी इनवाइट नहीं करता। मतलब ये मेरा पहला फोल्डिंग फोन है जो मैंने अपने लिए खरीदा है, और मेरे खानदान में किसी ने इतना महंगा फोन नहीं खरीदा होगा। मेरे पापा ने आज तक जितने फोन यूज करे हैं सबको मैं कंबाइन कर दूं तो उसका प्राइस 1,80,000 नहीं पहुंचेगा। तो इस हिसाब से देखूं तो इसे मेरा और भी ज्यादा यूज करने का मन करना चाहिए, लेकिन आई डोंट नो व्हाई नहीं कर रहा। इसकी ये 4.5 mm की थिकनेस अनबिलीवेबल है, लेकिन इसको पतला करने के चक्कर में सैमसंग ने पिछले साल इससे S Pen की शक्तियां छीन ली थी। और मेरे हिसाब से सैमसंग ने सिर्फ S Pen का सपोर्ट नहीं छीना है, बल्कि इसके अंदर से एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकलिटी को छीन लिया है। और ऐसा भी नहीं है कि सैमसंग इसमें नहीं दे सकता था, ऑलमोस्ट सेम फॉर्म फैक्टर वाले ऑनर या ओप्पो के फोन्स के अंदर स्टाइलस का सपोर्ट है। तो एज अ बिगेस्ट फोल्डिंग स्मार्टफोन ब्रांड सैमसंग से उम्मीद करी जाती है कि वो मैक्सिमम फीचर अपने फोन्स में दे। अब इस फोन का साइज छोटा है, जिसकी वजह से ये काफी डेंस फील होता है, और इसी हाई डेंसिटी की वजह से ये काफी प्रीमियम और सॉलिड फील कराता है। लेकिन यूजेबिलिटी वाइज मुझे इसके अंदर 5 छोटे छोटे इश्यूज मिले हैं। पहला, ये वॉल्यूम बटन थोड़ा सा ज्यादा ही ऊपर है। स्टार्टिंग के 4-5 दिनों में वॉल्यूम ऊपर नीचे कर रहा होता था और फोन लॉक हो जाता था। दूसरा, फोन खुलने के बाद ऑलमोस्ट एक स्क्वायर शेप बना लेता है। अब जब इस पोजीशन में मैं कंटेंट देख रहा होता हूँ तो कई बार मुझे वॉल्यूम अप डाउन करना होता है, तो मुझे पता ही नहीं रहता कि वॉल्यूम बटन कहाँ पर है। लिटरली मुझे फोन इधर उधर करके देखना पड़ता है। तीसरा, हाइट में छोटा होने की वजह से मेरे फिंगर्स हमेशा इस कैमरा मॉड्यूल को टच करते रहते हैं, तो जब भी मुझे फोटो लेनी पड़ती है मुझे ये कैमरा मॉड्यूल साफ करना पड़ता है। नहीं करता तो फोटोज में इस तरह के ग्लेयर्स आते हैं। चौथा, इसके कॉर्नर्स काफी शार्प है। अब पुराने फोल्ड क्योंकि पतले हुआ करते थे तो वहां पर ये शार्पनेस पता नहीं चलती थी, लेकिन क्योंकि ये चौड़ा फोन है और ये एक हाथ से यूज करने के लिए बनाया गया है, तो जब आप एक हाथ से यूज करोगे तो ये कई लोगों को चुभ सकता है, स्पेशली ये लेफ्ट बॉटम कॉर्नर, क्योंकि यहाँ पर हिंज है, इस वजह से ये ज्यादा चुभता है। ये वाला कॉर्नर इतना ज्यादा नहीं चुभता, और अनफोल्ड करने के बाद क्योंकि आप 2 हाथ से यूज कर रहे होगे तो वहां पर भी इशू नहीं आता। लास्ट, डेस्क पर यूज करने पर ये बहुत ज्यादा वॉबल करता है, आप लिटरली टाइप नहीं कर सकते। अनफोल्ड करके टाइप करना थोड़ा सा मैनेजेबल है। अब डिजाइन वाइज स्पीकर के अंदर भी इश्यूज हैं जो मैं आपको स्पीकर वाले सेक्शन में ही बताऊंगा, लेकिन इस फॉर्म फैक्टर के कई एडवांटेजेस हैं, मोस्टली डिस्प्ले से रिलेटेड हैं, तो चलो उसके बारे में ही बात करते हैं। देखो, स्पेक्स वाली आपने बहुत सारी वीडियो देख ली होगी, मैं आपको सीधा अपना एक्सपीरियंस बताना शुरू करता हूँ। फोल्डिंग फोन का सबसे बड़ा कंसर्न होता है ये क्रीज। क्या यहाँ पर क्रीज कम हुई है? तो हाँ, हुई है। सैमसंग ने यहाँ पर एक्चुअली टाइटेनियम प्लेट्स का यूज किया है, ऑल्दो इसका डायरेक्टली हमारे क्रीज से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि क्रीज वाले सेक्शन में कोई प्लेट नहीं है। टाइटेनियम वाली प्लेट्स ये दोनों है जो कि डिस्प्ले के नीचे लगी हुई है। इससे 2 फायदे हुए हैं। पहला, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फोल्डिंग फोन की जो क्रीज है उसकी डेप्थ बढ़ती रहती थी। इन टाइटेनियम प्लेट्स की वजह से शायद इस वाले फोल्ड में ऐसा नहीं होगा। दूसरा, इसकी इनर डिस्प्ले काफी ज्यादा सॉलिड फील हो रही है। हाँ, ग्लास की तरह उंगलियां अभी भी यहाँ पर फिसलेंगी नहीं, लेकिन ये पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। लेकिन हाँ, अभी भी आपको
अंदर वाली डिस्प्ले को नाखूनों से बचा कर रखना है। इसके अलावा अंदर बाहर दोनों ही डिस्प्ले के कलर्स, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, शार्पनेस सब कुछ ऑन पॉइंट है। अगर आप इस इनर डिस्प्ले को बिना टच किए जज करोगे तो ये किसी भी ग्लास डिस्प्ले से पीछे नहीं है। अब इस 4:3 एस्पेक्ट रेशियो होने की वजह से इसके अंदर जो कंटेंट आप देखते हो उसमें इमर्सिवनेस काफी ज्यादा आपको फील होती है। इवन फोल्ड 8 अल्ट्रा से भी बेटर इमर्सिवनेस आपको इसके अंदर मिलती है। और पोर्ट्रेट मोड में यूज करने पे ये 3:4 के अंदर आ जाता है, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन, वेब ब्राउजिंग का काम काफी ज्यादा नेचुरल फील होता है। अंदर बाहर दोनों ही डिस्प्ले 3000 निट्स की है, मतलब आपको किसी भी सिचुएशन में ब्राइटनेस की कमी नहीं होगी। और एक छोटा सा टच मुझे अच्छा लगा, बाहर की डिस्प्ले पे आप ऑटो रोटेशन ऑन ऑफ करते हो तो उसका असर अंदर वाले पर नहीं पड़ता है, वाइस वर्सा। अब इस फोन का मुझे सबसे बड़ा फायदा जो दिखा है वो ट्रेवलिंग के टाइम दिखा है। इतने छोटे फॉर्म फैक्टर के अंदर ट्रेवलिंग के टाइम मैंने इससे अच्छा कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस आज तक फील ही नहीं करा है। इवन कोई मूवी जो IMAX के लिए बनी है वो इसके अंदर देखते हो तो इमर्सिवनेस और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और इसके बाद अगर कोई गेम इसके अंदर खेलते हो तो वहां पर भी आपको बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस मिलता है। ऑल्दो दिस फोन इज नॉट फॉर गेमर्स। अब इसका रीजन मैं आपको परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में बताऊंगा, बट दिस फोन हैज द बेस्ट डिस्प्ले इन एनी फोल्डिंग स्मार्टफोन राइट नाउ। अब बेस्ट की बात हो ही गई है तो लगे हाथ इसकी कुछ और भी अच्छी बातें सुन लो। पहली चीज, आई डोंट नो लोग इसके फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। नॉर्मली कोई भी कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट सेंसर होता है तो उसमें फिंगरप्रिंट रजिस्टर करने के लिए आपको बार बार उंगली को उठाना पड़ता है। इसमें आपको फिंगरप्रिंट को स्क्रॉल करना पड़ता है, जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा नया है। मैंने आज तक ऐसे फिंगरप्रिंट रजिस्टर नहीं किया था। और अनलॉक करने के लिए भी आपको जरूरी नहीं है कि फिंगर उठाना ही पड़ेगा, आप स्लाइड करके भी इसे अनलॉक कर सकते हो। और ये बहुत ज्यादा फास्ट भी है और जेरिक भैया ने टेस्ट करा, इसको बहुत ज्यादा डैमेज करने के बाद भी ये बहुत अच्छे से काम कर रहा था। तो जिसने भी ये फिंगरप्रिंट सेंसर डिजाइन करा है, ही और शी डिजर्व अ रेस। दूसरी अच्छी बात है इसका ओपनिंग मैकेनिज्म। यहाँ टोटल 3 जगहों पर काम किया गया है। पहला, हिंज को बहुत स्मूथ करा गया है। दूसरा, डिस्प्ले के नीचे यहाँ पर मैग्नेट्स लगे हुए हैं और जब हम फोन को इतना खोल लेते हैं तो इसके बाद ये अपनी पोलैरिटी को सेम कर लेते हैं, जिसकी वजह से 2 मैग्नेट्स आपस में रिपेल करने लगते हैं और आपको फोन खोलने में और भी आसानी होती है। और तीसरा ही ये सटल सा कर्व, जिससे अब डिस्प्ले के बीच में हमें नाखून नहीं घुसाना पड़ता जैसे पिछले साल करना पड़ रहा था। यहाँ पर प्रॉपर एक छोटे से स्पेस दिया हुआ है जिसमें आपकी उंगली आराम से फंस जाती है और इसको ओपन करना काफी ज्यादा पहले से आसान हो चुका है। अब ये देखने में बहुत छोटे छोटे चेंजेस लग रहे होंगे, लेकिन ऑन एन एवरेज एक इंसान दिन में अपने फोन को 200 बार चेक करता है। अब उसके आधे का आधे बार भी अगर आप इस फोन को अनफोल्ड करोगे और 365 दिन तक रोज 50 बार आप फोन को अनफोल्ड करोगे तो ये छोटी छोटी चीजें ही आपके एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। इसके अलावा इस फॉर्म फैक्टर ने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करा है। बहुत सारे लोगों को आज छोटे फोन चाहिए, सब बड़े फोन से परेशान हो चुके हैं। अभी तक जितने भी फोल्डिंग फोन्स थे सारे बड़े ही फॉर्म फैक्टर में आते थे। ये ऐसा फोन है जब आप चाहो इसे सिंगल हैंडेडली यूज कर सकते हो, जब आप चाहो इसको बड़ा फोन करके यूज कर सकते हो। इसकी ये बाहर वाली डिस्प्ले भी बहुत अच्छी है और चौड़े होने की वजह से इसमें टाइप करने में बड़ा मजा आता है। तो इसके पॉपुलर होने की एक मेन वजह ये भी है कि वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। इसके बाद बारी आती है इसकी बैटरी की। अब मैंने इसे अच्छे वाले सेक्शन के अंदर क्यों रखा है उसको समझने के लिए एक बार ये नंबर्स देखो। इसमें आप कोई नॉर्मल काम करोगे फोन बहुत ज्यादा बैटरी कंज्यूम नहीं करता। और अच्छी बात यह है इस साल सैमसंग ने अपने सारे ही फोन्स की बैटरी को बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज करा है। लेकिन जैसे ही आप इसके ऊपर कोई डिमांडिंग टास्क डालते हो ये काफी ज्यादा बैटरी कंज्यूम करने लग जाता है। और यहाँ पर बैटरी ऑप्टिमाइजेशन की गलती नहीं है, प्रॉब्लम है हीटिंग की। इसके बारे में भी हम इसके परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में बात करेंगे। तो नॉर्मल टू मीडियम यूज केस के अंदर ये 6 से 7 घंटे की बैटरी लाइफ आपको दे देगा, जो कि बड़े डिस्प्ले के साथ ऐसा फॉर्म फैक्टर के अंदर एक बहुत ही अच्छी बात है। इसीलिए मैंने इसकी बैटरी को इसके गुड्स वाले सेक्शन के अंदर रखा है। और इसको लेके कंफ्यूजन भी है, लोगों को लग रहा है इसके अंदर सिलिकॉन कार्बन बैटरी है, तो नहीं। इसके अंदर सैमसंग ने सिलिकॉन एनोड का यूज जरूर करा है, लेकिन जो वीवो, शाओमी, ऑनर इन सब के अंदर सिलिकॉन कार्बन बैटरी आती है वो वाली इसके अंदर नहीं है। रही बात चार्जिंग की, तो फाइनली अब ये 45 वॉट पे खुद को चार्ज कर सकता है, पहले वाले सिर्फ 25 वॉट पे करते थे। ब्रांड क्लेम करता है कि ये 20 मिनट में 63% चार्ज हो जाता है, जो कि कंप्लीटली गलत है। 20 मिनट में एसी वाले रूम में ये 0 से 48% पर गया था, नॉन एसी वाले रूम में 45% तक। 40 मिनट में ये 0 से 74% एसी वाले रूम में और 0 to 72% नॉन एसी वाले रूम में गया था। और 0 to 100 जाने में इसने एसी वाले रूम में 1 घंटा 11 मिनट लिया, नॉन एसी वाले में 1 घंटा 15 मिनट। तो ऐसे एसी नॉन एसी वाले रूम में बहुत ज्यादा अंतर अभी आया नहीं है। मे बी अभी बारिश हो रही है, इस वजह से नॉन एसी वाले रूम में भी इतनी ज्यादा गर्मी हो नहीं रही। लेकिन मैंने वैसे भी देखा है चार्ज करने पे बहुत ज्यादा गर्म नहीं होता, जो कि अच्छी बात है। इसके बाद इसकी तारीफ हो रही है और इसके सॉफ्टवेयर की बात ना हो, ऐसा कैसे चलेगा। ये आउट ऑफ द बॉक्स One UI 9 के साथ आता है, जो एंड्रॉइड 17 पर बेस्ड है। और पहले कहा जाता था कि सैमसंग सिर्फ फीचर्स देता है, iOS बहुत ज्यादा स्टेबल है। लेकिन आज मैं ये कह सकता हूं कि सैमसंग फीचर रिच होने के साथ साथ आज सबसे स्टेबल सॉफ्टवेयर है। अब देखो, क्योंकि ये नया फॉर्म फैक्टर है, एंड्रॉइड 17 भी अपने अर्ली स्टेजेस के अंदर है, तो अभी कुछ एप्स इसके लिए ऑप्टिमाइज नहीं हुए हैं। जैसे ब्लिंकिट हुआ है, ज़ेप्टो नहीं हुआ है। अगर कोई रील आपको भेजता है, बाहर वाली स्क्रीन पर आप डायरेक्टली देखोगे तो पहले फुल दिखाई देता है, फिर कट जाता है। तो ऐसे काफी सारे छोटे मोटे बग्स हैं अभी इसके अंदर, जो कि 2,
3-4 अपडेट्स के अंदर इजीली फिक्स हो जाएंगे। बाकी इस फोन के साथ आपको डेस्क मोड मिलता है और आप इसको एज अ टच पैड बनाकर अपने मॉनिटर के ऊपर बड़ी डिस्प्ले में टाइम वेस्ट बहुत आराम से कर सकते हो। देखो फीचर बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर डेस्क को बहुत ज्यादा यूज करते हुए लोगों को नहीं देखा। हाँ, इमरजेंसी सिचुएशन में ये बहुत काम की चीज है, उस टाइम पर आप सैमसंग को जरूर दुआ दोगे कि उन्होंने इस टाइप का एक फीचर बना रखा है। बाकी आपको डुअल रिकॉर्डिंग मिल जाती है, बड़ी डिस्प्ले में देखने में बहुत अच्छा लगता है। एआई एडिट वाले सेक्शन के अंदर आपको माई फैन कैम का ऑप्शन मिलता है, जो कि लिटरली बहुत प्रैक्टिकल लगा मुझे। आप कोई भी हॉरिजॉन्टल वीडियो के अंदर अपना सब्जेक्ट चूज करो, उसको ट्रैक करते हुए ये एक वर्टिकल वीडियो बना देगा, जो मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा फीचर है और मैं चाहता हूं कि सैमसंग इसे अपने सारे फोन्स के अंदर दे। बाकी अगर मैं इसके फीचर्स बताने पर आ गया तो 20 मिनट की वीडियो सिर्फ इसके फीचर पर बन सकती है, वो आपको इंटरनेट पे बहुत मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। सॉफ्टवेयर में मुझे जो कमी लगी वो मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरा S26 Ultra है, ये इससे काफी ज्यादा पतला है, बट स्टिल यहाँ पर मैं 5 एप्स लगा सकता हूँ। अब ये फोन S26 से चौड़ा भी है, नीचे वाले सेक्शन में मुझे 5 एप्स दिख रहे हैं, लेकिन यहां पर मैं 5 एप्स नहीं लगा सकता। क्यों सैमसंग? बल्कि इस चौड़ी डिस्प्ले में तो मुझे 6 एप्स डालने का ऑप्शन मिलना चाहिए था, नहीं मिलता। अब हाँ, गुड लॉक के मदद से आप ये कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे सैमसंग यूजर्स को आज भी गुड लॉक के बारे में नहीं पता है, स्पेशली जो ये फोन खरीदेंगे जिनके पास टाइम नहीं होता ये फीचर्स और टिप्स एंड ट्रिक्स देखने का। इसके अलावा मैंने आपको बताया मुझे बाहर वाली डिस्प्ले में टाइप करने में बड़ा मजा आता है, लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम भी है, क्योंकि ये हाइट में छोटी है। इसकी वजह से कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर अगर मुझे कोई डिटेल डालनी होती है तो जब मैं डिटेल डालता हूं तो आधा सेक्शन तो ये कीबोर्ड ही कैप्चर कर लेता है। इसकी वजह से मैं क्या टाइप कर रहा हूं वो मुझे दिखता नहीं है। अब अभी तक मेरे साथ ये एक ही वेबसाइट पर हुआ है, लेकिन ये प्रॉब्लम है तो मैंने आपको बता दिया। चलो, ये तो थी सारी इसकी अच्छी बातें। अब हम बात करते हैं उन चीजों की जो कि ठीक ठीक है, एक्सेप्टेबल है, ना बहुत बुरी है ना बहुत अच्छी, बस ठीक है। यहाँ सबसे पहला है हैप्टिक्स। देखो जितने भी फोल्डिंग फोन्स हैं किसी का भी हैप्टिक्स बहुत अच्छा नहीं है, इसका भी बस ठीक ठीक ही है। दूसरा है परफॉर्मेंस। अब इसका साइज, इसका फॉर्म फैक्टर और इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है उसे देख के कोई भी मिसजज कर सकता है कि भाई दिस फोन हैज द बेस्ट परफॉर्मेंस, लेकिन ऐसा नहीं है। फोन को पतला बनाने के लिए बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, जो यहाँ पर भी हुए हैं। जब आप इसमें कोई नॉर्मल काम करोगे बहुत आराम से चलेगा, लेकिन जैसे ही थोड़ा हैवी काम करने जाओगे ये बहुत ज्यादा हीट होने लगता है। आउटडोर के अंदर आप इससे 4K 60 FPS में वीडियो बहुत देर तक रिकॉर्ड करोगे, ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। इंडोर में भी आप लंबा गेमिंग सेशन करोगे तो 49 डिग्री तक चला जाता है, और ये जब उस लेवल पर गर्म हो जाता है तो ये थ्रॉटल भी बहुत ज्यादा करता है। आपको नॉर्मल ऐप बंद चालू करने के अंदर भी जिटर दिखेंगे। तो स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 का नाम सुनकर आपको ट्रैप में नहीं फंसना है। अब मैंने इसकी परफॉर्मेंस को बुरे वाले सेक्शन के अंदर इसलिए नहीं डाला है क्योंकि जो भी इस फोन को खरीद रहा है अगर वो गेम नहीं खेल रहा, जो कि मोस्टली लोग नहीं खेलेंगे, ऐसे मेजरली छोटा मोटा गेम बहुत आराम से चला लेगा, बहुत लंबे लंबे गेमिंग सेशन नहीं करेंगे वो लोग, तो इसीलिए ये एक्सेप्टेबल है, बुरे के अंदर नहीं ही आएगा। चलो, बुरे की बात हुई ही है तो मैं आपको वो चीजें अब बताता हूं जो इस फोन के लिए अनएक्सेप्टेबल हैं, जिसकी वजह से मैं आपको ये फोन लेने से मना कर रहा हूं। पहला है इसके स्पीकर्स। देखो ये बुरे नहीं हैं और इतने पतले फॉर्म फैक्टर के अंदर से मैं बहुत ज्यादा डेप्थ वाली आवाज एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा। सैमसंग ने इसकी इंप्लीमेंटेशन में एक छोटा सा ब्लंडर करा है, जिसकी वजह से एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। इन्होंने दोनों स्पीकर्स को एक ही साइड में कर दिया है। अब जब मैं ये बाहर वाली डिस्प्ले पर कंटेंट देख रहा हूं तो मुझे स्टीरियो सेपरेशन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब मैं इसको अनफोल्ड कर कोई कंटेंट देख रहा हूं तो मेरी सारी आवाज सिर्फ एक साइड से आ रही होती है। और एक बार को मूवी में जब डायलॉग्स चल रहे हो तो भी चल जाता है, लेकिन जैसे ही कोई एक्शन सीक्वेंस आएगा, कोई गाने वगैरह आएंगे तो वहां पर एक ही साइड से जब आवाज आती है और इतना अच्छा विजुअल दिख रहा होता है तो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। और इसको ठीक करने के लिए जब मैं फोन को ऐसे पकड़ूंगा तो यहाँ पर कैमरा मॉड्यूल आता है जो थोड़ी देर बाद इरिटेट करने लगता है, और अगर ऐसे घुमाकर पकड़ लिया तो मेरे दोनों स्पीकर्स ब्लॉक हो जाते हैं। तो यहाँ पर सिंपली एक मिस्टेक हुई है और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप ये फोन लोगे तो आपको इस मिस्टेक के साथ जीना पड़ेगा। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है इसके कैमरास। आप इसके फोटोज को देखो और आपको ना पता हो कि ये किस फोन से खींची गई है तो नॉर्मली कोई भी इंसान कहेगा ये 30-40 हजार रुपए के फोन की फोटो है। मतलब ये कैमरा सिस्टम इसके प्राइस और सैमसंग के नाम दोनों को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा। ये फोटो देखो, इसमें तो सेंसर का कोई ज्यादा काम भी नहीं था, ये तो प्योर सॉफ्टवेयर का काम है। यहाँ पर भी कितनी गंदी पोर्ट्रेट फोटो ली है इसने, ऐसा लग रहा है मैंने बैकग्राउंड कहीं और से उठा लिया और फोटो इसके ऊपर लाके डाल दी है। हाँ, ये स्किन टोन बहुत अच्छी लेता है, लेकिन ये एक अच्छी लाइट कंडीशन के अंदर ली हुई फोटो के अंदर आप डिटेल्स देखो, आपको ना के बराबर डिटेल्स मिलती है। तो मैंने सोचा महंगा फोन है, इसके कैमरा को S26 के साथ कंपेयर करते हैं। जब मैंने दोनों की फोटो को देखा मुझे शर्म आ गई, तो मैंने बोला छोड़ो,
इसको हम आईफोन के साथ कंपेयर करते हैं क्योंकि उसमें भी दो कैमराज हैं, एक मेन एक अल्ट्रा वाइड, इसमें भी एक मेन एक अल्ट्रा वाइड। ये रही दोनों की फोटोज। फोल्ड 8 की फोटो में अगेन डिटेल्स बिल्कुल नहीं है और यहाँ पर बच्चे के चेहरे पे भी सैमसंग ने कुछ ज्यादा ही सैचुरेशन डाल दिया और यहाँ पर इसका उल्टा कर दिया। ये दीवार पूरी ग्रीन कलर की है लेकिन सैमसंग में आपको ग्रीन कलर दिख ही नहीं रहा। इसके बाद इसकी छोटी हाइट की वजह से जब आप अल्ट्रा वाइड से फोटोज ले रहे होगे तो कई फोटोज के अंदर आपकी उंगलियां कोनों में आ सकती हैं। मेरी कई फोटोज के साथ ये हुआ है। बस इसका एक एडवांटेज यही है, अगर मुझे इससे सेल्फी वीडियो या फोटो लेनी हो तो वहां पर ये मेन कैमरा एज अ सेल्फी कैमरा की तरह काम करता है जो नॉर्मल सेल्फी कैमरा से बहुत डिटेल्ड और अच्छी फोटो या वीडियो लेता है। लेकिन इसे एज अ मेन सेंसर की तरह ट्रीट करो तो ये अच्छी फोटोज नहीं लेता और वीडियोस का हाल थोड़ा और बुरा है। ये इसके मेन कैमरा की फोटो है दिन में ली हुई। यहाँ पर आप शेडोज के अंदर नॉइज देखो कितनी ज्यादा है। यही सेम वीडियो मैंने आईफोन से ली, नॉइज यहाँ पर ना के बराबर है। तो ऐसे में आपको और 50 एग्जांपल्स गिना सकता हूँ जहाँ पे इसका कैमरा बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट करता हुआ दिखेगा, लेकिन मैं आपके टाइम को वेस्ट नहीं करूंगा। इसका कैमरा इस प्राइस के अंदर अनएक्सेप्टेबल है और कंपनीज इतने महंगे फोन के अंदर बुरा कैमरा दे रही है, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम इस चीज को एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। लिटरली मैंने किसी को भी इसके कैमरा की बुराई करते हुए नहीं सुना है। अरे ये 1,80,000 रुपए का फोन है, ये 80,000 रुपए के कैमरा को भी बीट कर देता ना तो भी मैं एक्सेप्ट कर लेता। ये इसको भी बीट नहीं कर पा रहा। इसलिए मैं मना कर रहा हूं कि प्लीज ऐसे प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट करना बंद करो ताकि कंपनीज को इन्हें चेंज करना पड़े। ऐसे ही करके लोग इस फोन को भी बेस्ट वैल्यू फोन बताते हैं। नहीं, दिस इज बेस्ट वैल्यू आईफोन। बेस्ट वैल्यू फोन बनने के लिए इसके अंदर भी 80,000 रुपए में टेलीफोटो लेंस होना चाहिए था। एप्पल भी अपने प्रो आईफोन्स को प्रो दिखाने के लिए प्रो के अंदर कुछ बड़े चेंजेस नहीं करता, इसमें से चीजों को घटाता है। सिमिलरली सैमसंग भी अपने फोल्ड 8 अल्ट्रा को अल्ट्रा दिखाने के लिए उसमें कुछ बड़े चेंजेस नहीं करे, इसमें से स्पेक्स कम कर दिए। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को जब तक हम एक्सेप्ट करना बंद नहीं करेंगे तब तक ये कंपनीज नहीं सुधरेंगी। अब आती है तीसरी प्रॉब्लम जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो है मेंटेनेंस। देखो मैं अपने नॉर्मल फोन्स को भी बहुत ज्यादा संभाल कर रखता हूँ और ये फोन तो मैंने 1,80,000 रुपए का लिया। इसको तो मैं अपनी जान से ज्यादा संभाल के रखूंगा और इतना संभाल कर यूज करने के बाद भी इसकी इनर डिस्प्ले के अंदर स्क्रैचेस आ चुके हैं और अभी तो सिर्फ 3 हफ्ते हुए हैं। इसके अलावा मैं क्रिकेट खेलने गया था, वहां पर बहुत ही साफ सुथरा सा मैट था तो मैंने फोन को वहां पर रख दिया था। अब घर आने के 2-3 दिनों तक इसके हिंज में से मिट्टी के घिसने की आवाज मुझे आती रही। मुझे ब्लोअर से इसे साफ करना पड़ा तब जाकर आवाज खत्म हुई है। तो अब जो भी इसे लेने का सोच रहा है मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको ये वाली गलती तो नहीं करनी है। फोल्ड 8 सीरीज को जो 2,71,000 लोगों ने प्री बुक करा है उसमें से मैक्सिमम लोगों ने इसे 30 महीने की EMI पर खरीदा है। ये तरीका बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। EMI पर आप कुछ भी खरीद रहे हो तो आपको लगता है कि आपने आज के पैसे बचा लिए, जबकि होता इसका उल्टा है। EMI पर लेने का मतलब ये होता है कि जो पैसा आप फ्यूचर में कमाने वाले हो उसको आप आज ही खर्च कर रहे हो। और फोल्डिंग फोन एक ऐसे फोन है जो 30 महीने बाद कैसे रहेंगे किसी को नहीं पता, उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी रहेगी किसी को नहीं पता और इन फोन्स की रीसेल वैल्यू भी बहुत ज्यादा नहीं होती। दूसरी बात, 1,80,000, 2 लाख, 1.5 लाख ऐसे कर करके हमने फोन्स की इन प्राइसिंग को इतना ज्यादा नॉर्मलाइज कर दिया है कि हमें लगता ही नहीं कि 1.5 लाख रुपए क्या होते हैं, 1,80,000 रुपए क्या होता है। एक बार सुन लो कि इस पैसों में क्या क्या हो सकता है। 55 इंच की OLED टीवी लोगे 80,000 के आसपास आ जाएगी। PS5 प्राइस बढ़ने के बाद भी 60-70,000 रुपए में आपको मिल जाएगा। 1.5 लाख हो गए, 30-35,000 रुपए का साउंड सिस्टम आ जाएगा। 1,80,000 रुपए के अंदर आपके गेम खेलने के लिए भी और मूवी देखने के लिए भी एक बहुत बढ़िया सा सेटअप बन जाएगा। तो मैं आपको ये भी नहीं कह रहा कि हाँ आप पैसे बचाकर सारा इन्वेस्ट ही कर दो। अगर आपको मजे भी करने हैं तो 1,80,000 रुपए में आप ज्यादा कुछ कर सकते हो इस फोन को खरीदने के बजाय। और अगर आपको बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन फोन चाहिए, एंड्रॉइड फोन चाहिए, S26 अल्ट्रा इससे बहुत अच्छा है। बस इसमें एक ही कमी है कि ये एक ही बार फोल्ड होगा। तो मैं तो अपना ये फोन बेचने वाला हूँ, आप लोगों को भी रिकमेंड नहीं करूंगा, मत खरीदो। कुछ भी ऐसा खास नहीं है, हाइप के अंदर मत फंसना। और अगर आपको नए आईफोन में क्या क्या आ रहा है वो जानना है तो आप यहाँ पहुंचो, मैं आपसे वहीं मिलता हूँ।